Now the most important part, 21 structures in the ear. हमारे कान में 21 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब उनकी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की बात जो भी होगी ये उसकी नींव बनेगी। हम आगे आपको बोलेंगे कि चलो स्कैफोल्ड फोसा में पहुंच जाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि स्कैफोल्ड फोसा होता कहाँ है। So now whatever we are going to discuss, it will work like a foundation. So the 21 structures are very much important who found in the ear. So 1 to 18 structure we will discuss in the front side of the ear, and 90, 20 and 21 we will discuss on the back side of the ear. तो 1 से लेके 18 तक के स्ट्रक्चर्स को हम फ्रंट साइड में देखेंगे, और 19, 20 और 21 ये 3 स्ट्रक्चर हम कान के पीछे देखेंगे। और इन सारे के सारे स्ट्रक्चर का प्रयोग हम ट्रीटमेंट के समय करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज दीज ऑल द स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। सो लेट्स लर्न द वेरी वेरी बेसिक फाउंडेशन of the auriculotherapy, that is 21 structures in the ear, right? So let's start now. So first we are looking the anterior aspect of the ear. सबसे पहले कान के आगे की फ्रंट की बात करते हैं। So we are talking about the front part of the ear. हमारे कान के आगे हम बात करेंगे इन 18 स्ट्रक्चर्स की। We will talk about these 18 structure in the front part of the ear. Then we will talk about these 3 structure in the back side of the ear. तो 18 पार्ट की बात हम फ्रंट साइड में करेंगे और 3 पार्ट की बात हम बैक साइड में करेंगे। हम इसका 3D 3 डायमेंशनल डेमो देखेंगे, और फिर हम रियल कान में डेमो देखेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ईयर। चलिए हम कान के आगे के भाग का डिस्कशन करते हैं। अगर हम कान के आगे की बात करें, तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है जिसे हम हेलिक्स कहते हैं। द मीनिंग ऑफ हेलिक्स इज ए रिम। लाइक वी हैव सीन इन अवर कार, इन अवर बाइक, इन अवर साइकिल, वी आर हैविंग व्हील। हमारी कार में, साइकिल में, बाइक में एक पहिया होता है और पहिए की रिम होती है, तो उसी रिम को कहा जाता है हेलिक्स। इन द सेम वे वी टॉक अबाउट द ईयर। सो दिस outer rim is called helix. So this is the most important part of the ear, and this is the number 1 part number 1, helix. Okay, so अगर हम पहिए की बात करते हैं तो हेलिक्स पहिए का सबसे बाहर का भाग होता है। उसी तरह से यहां पर हम हेलिक्स की बात करते हैं, ये हमारे कान का सबसे बाहर का भाग होता है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट part of the ear, helix. In the shortcut we are telling it HX. शॉर्टकट हम में से हम HX कह सकते हैं, ताकि आगे चल के हम इन शॉर्ट फॉर्म का यूज कर पाए और आसानी से हर चीज को समझ पाए। So we can tell it HX. Now we are moving ahead. अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि अब हम बात करते हैं द क्रस ऑफ हेलिक्स। क्रस का मतलब होता है ब्रांच, क्रस का मतलब होता है कुरूरा और ब्रांच। जैसे एक पेड़ है, ये पेड़ है और इसकी एक ब्रांच निकली हुई है, इसे कहते हैं क्रस और कुरूरा। इन द सेम वे इफ वी टॉक अबाउट दिस हेलिक्स, इसकी एक ब्रांच अंदर की तरफ गई है, द वन ब्रांच इज गोइंग इनसाइड, दैट इज कॉल्ड क्रस और कुरूरा। इसी को हम कहते हैं क्रस और कुरूरा। ओके, तो इसे हम कहते हैं क्रस ऑफ हेलिक्स और द क्रूरा ऑफ हेलिक्स। तो ये भी हेलिक्स का ही पार्ट है, लेकिन ये उसकी ब्रांच होगी। नाउ अगेन वी आर मूविंग अहेड। अभी हम हेलिक्स की ही बात कर रहे हैं, अभी हम हेलिक्स से हटे नहीं हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेलिक्स, दैट इज कॉल्ड द ट्यूबरकल ऑफ द हेलिक्स। तो ट्यूबरकल की इमेज में आपको यहां दिखाना चाहूंगा। लुक एट दिस इमेज। इफ यू सी द मंकी, in the monkey you can see this is a very very vigor protein। ये एक बहुत ही उठा हुआ भाग है। हम समझेंगे कि ये उठा हुआ क्यों है, इस उठे हुए होने का क्या फायदा है। So what is the meaning of this protection? What is the benefit of this protection? In the same way the human body, we can see this protection. This protection is called Darwin tubercle because it is discovered by the scientist named Darwin. तो डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में और इसके ऊपर फोकस किया था, इसके बारे में कुछ कहा था, तो उनके नाम के आधार पर ही इसका नाम हमने
हमारे हमारे लोगों ने, हमारे जनरेशन ने डार्विन ट्यूबरकल रख दिया है, डार्विन ट्यूबरकल और डीटी। तो डार्विन ट्यूबरकल का मतलब होता है कि वो भाग, ये भी हेलिक्स पर ही होता है, लेकिन हेलिक्स का वो भाग जो एकदम से ऊपर की ओर एलिवेट हो जाता है उसे हम डीटी कहते हैं। इन द एवरी ईयर वी कैन सी दिस, हम हर किसी के कान में ये देख सकते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डीटी? डीटी इज डिवाइडिंग द ईयर इन 3 इक्वल पार्ट। तो जैसे जहां पर डीटी होता है वो अपर 1/3 हो जाता है, फिर उसके बाद मिडिल 1/3 हो जाता है, उसके बाद लोअर 1/3 हो जाता है। सो डीटी इज डिवाइडिंग द ईयर इन 3 इक्वल पार्ट, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड द लोअर 1/3। तो डीटी हमारे कान को 3 भागों में बांटता है, जिसे हम कहते हैं अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड द लोअर 1/3। रिमेंबर दिस थिंग। तो हमने डीटी भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन अगेन। तो हमने हेलिक्स की बात की। हेलिक्स इज द आउटर रिम। हेलिक्स का मतलब है आउटर रिम। Then we talked about the crus of helix. ये crus of helix हुआ हमारा. This is the crus of helix. Crus of helix. फिर हमने ट्यूबरकल की बात की, तो ये हमारा ट्यूबरकल हो गया, जिसे शॉर्टकट में डार्विन ट्यूबरकल भी कहते हैं. इन द शॉर्टकट वी आल्सो कॉल इट डार्विन ट्यूबरकल. लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पार्ट, विच इज बिकॉज ऑफ द हेलिक्स ओनली. अब हम चौथे भाग की बात करते हैं, जिसकी उत्पत्ति हेलिक्स के कारण ही हुई है, जिसे हम कहते हैं स्कैफोइड फोसा. स्कैफोइड फोसा. तो इसके अंदर ये जो खड्डा है, इसी को हम स्कैफोइड फोसा या स्कैफोइड गटर कहते हैं. दिस इज कॉल्ड SF. द नेम ऑफ दिस इज स्कैफोइड फोसा और द अदर नेम ऑफ दिस इज स्कैफोइड गटर. हमने समझने के लिए इसका एक बहुत ही शानदार नाम रखा है, और हम इसे कहते हैं दर्द की खाई. दर्द की खाई और द ditch of pain, painkiller खाई. Because this scaphoid fossa is very effective if you are suffering with any types of pain, whether it is the pain of normal arthritis or it is the pain of rheumatoid arthritis or it is the pain of chikungunya, especially chikungunya. अगर किसी भी व्यक्ति को चिकनगुनिया की प्रॉब्लम होती है या रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होता है, तो हम स्कैफोइड फोसा पर ट्रीटमेंट देते हैं. इसीलिए हमने इसका एक नाम रखा है. उस नाम को हम कहते हैं दर्द की खाई. यानी इसको आप जब ट्रीटमेंट देते हो तो संपूर्ण शरीर का ट्रीटमेंट, संपूर्ण शरीर का इलाज हो जाता है. जस्ट पुट द सीड्स हियर रैंडमली. आप कुछ ना करो, तो यहाँ पर सीड्स लगा दो रैंडमली या निडल लगा दो रैंडमली, और पूरी दर्द की खाई को ट्रीट कर दो, और आप देखोगे कि सारे जॉइंट्स का पेन कम हो गया. मल्टीपल जॉइंट पेन विल बी रिड्यूस्ड जस्ट इफ यू ट्रीट द दिस स्कैफोइड फोसा. So scaphoid fossa is very wonderful, and this is called, in the short we are telling it SF. SF, always we will remember the shortcut name, so it will help us. Slowly we will able to remember all the name, right? चलिए अब हम अगली एक लास्ट हेलिक्स के पार्ट की बात करते हैं. So let's talk about the last part of the helix. So the last part of the helix, which is very highly effective, that is called ear apex. Ear apex. Ear apex. Now, there are many scientists. Some scientists are telling in the ear, image is like the inverted fetus. कान में इमेज इस तरह से होती है जैसे माँ की गर्भ में उल्टा बच्चा. और कई साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते. कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं होता. रियलिटी में कान में बच्चा सीधा ही होता है. Many scientists are doing the believe then the kids is locating in the ear in the upright position. Upright position. So there is a very much conflict between many science. So ultimately Dr. Nogier has done the very great research, and with the help of research he has divided the ear in the phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. So as per the Dr. Nogier, in the phase 1, the image in the ear like the inverted fetus. Phase 1, but in the phase 2, phase 3 and phase 4, it will not be like that.
ओके, तो कान में क्या होगा कि बच्चे की इमेज माँ के घर में जैसे बच्चा होता है उल्टा, ऐसे कान में बच्चे की इमेज होती है। लेकिन नॉगियर ने जब रिसर्च की तो पाया और इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया कि कान में उल्टी इमेज होती है, लेकिन उसे हम फेज 1 कहते हैं। फेज 2 और आगे की फेज में ऐसा नहीं होता। कुछ फेजेस में तो बच्चा सीधा होता है, यानी सिर ऊपर, गर्द और जेनेटल पार्ट नीचे। और इसी बात का अगर आप मास्टर टंग के पॉइंट देखेंगे तो मास्टर टंग के आपको हार्ट पॉइंट ऊपर मिलेगा, हार्ट पॉइंट आपको ऊपर मिलेगा मास्टर टंग का, और आपको किडनी पॉइंट नीचे मिलेगा। In the master tongue, you will find heart point in the upper side and the kidney point in the lower side, because master tongue is doing the imagination of the whole body in the ear in the position upright man. तो मास्टर टंग ने कान में उल्टे बच्चे की कल्पना नहीं की है। मास्टर टंग ने कान में की है एक सीधे बच्चे की कल्पना। तो हार्ट के पॉइंट ऊपर है, किडनी के पॉइंट नीचे है, एज पर द मास्टर टंग। So what I want to tell you, if the in the ear when we are stimulating any point, कान में जब भी हम कोई भी पॉइंट लगाते हैं, आप सोच के लगाओगे कि चलो मैंने तो किडनी का लगा दिया, लेकिन अलग अलग फेज के अनुसार वो पॉइंट थायराइड पर भी काम कर जाएगा, वो पॉइंट और भी बीमारियों पर काम कर जाएगा, क्योंकि अलग अलग फेज के अनुसार एक ही पॉइंट कई बीमारियों का है। किसी फेज में वो किडनी का है, किसी फेज में वो थायराइड का है, किसी फेज में वो स्टमक का है। So when we are putting any seed in the ear, in the different phase, that point become for the different problems. So you are treating the kidney, but it might treat some other disorder as well, because in the phase 1, phase 2, phase 3, that point become different point. वो वही बिंदु होता है लेकिन अलग बन जाता है। I will give you one example. So this point, ये जहां पर मैंने अभी काला निशान लगाया, ये लंबेगो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं लंबेगो। लंबेगो, लंबेगो मतलब एक तरह का कमर का दर्द। मैं फिर से बनाता हूं फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी नाउ। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे लंबेगो, कमर दर्द। आई विल राइट डाउन लंबेगो, जब कमर का दर्द होता है। सो एज पर द फेज 1 इट इज लंबेगो, बट एज पर द फेज 3 इट इज हार्ट पॉइंट। And as per the master tongue, this is the heart point, right? तो master tongue के अनुसार ये heart का point हो जाता है। So what I want to tell you this: the one point may be becoming the other point in the other image, as per the other scholar, as per the other acupuncturist. So whenever you are treating one problem, you are at a time you are treating multiple problems together, right? तो आप एक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, एक ही साथ में आप कई सारी प्रॉब्लम को ठीक कर जाते हैं। So as per the different imagination, it has been imagined, like if we see the human body, अगर हम अपने संपूर्ण शरीर की कल्पना करें इस तरह से। So this is the Sahasrara chakra, this is the topmost chakra, and this is the Sahasrara chakra, and energy is coming here from the cosmos. पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से ऑब्जर्व होती है और हमारे संपूर्ण शरीर में जाती है। हम उस ऊर्जा को कहते हैं कि कैसे जाती है, तो एक्यूपंक्चर में हम कहते हैं कि मेरिडियन के माध्यम से जाती है। सो द सहस्त्रार चक्र, और वी कैन टेल DU20. DU20 is the receiver of the energies, receiver of the yang energies, and the energy is flowing throughout the body from the DU20. कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे ये DU20 से एंटर करती है। उस ऊर्जा को हम कहते हैं ईथरिक एनर्जी, क्योंकि ये ईथर से आती है, और उसी ऊर्जा का दूसरा नाम है लिवर एनर्जीज और ईथरिक सोल एनर्जीज। ओके, so the etheric energies from the cosmos entering from the DU20 in the human body, DU20. So the from the DU20 etheric energy entering, and DU20 is here, or the Sahasrara chakra. So this point is the very effective point. So the ear apex is resembling this DU20, or the ear apex resembling this liver yang energies. So we are having too much energies on the here, because this is antenna. So when we are meditating, we are receiving lots of energies from the DU20 points, because there is a great reserve, great
absorber like the antenna, receiving the lots of cosmic energies and supplying in the human body through meridian. तो D20 के माध्यम से हम इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और सारे मेरिडियन में सर्कुलेट करते हैं। ये पॉइंट बहुत ही गजब का है। तो इसी को हम बोलते हैं, कान के इस पार्ट को हम उससे रिसेंबल कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ईयर अपेक्स, राइट? सो लेट्स सी नाउ द इमेज ऑफ दीज पॉइंट्स इन द अदर इमेज। सो फर्स्ट विल सी दिस द आउटर रिम ऑफ द ईयर एंड दिस इज कॉल्ड हेलिक्स। ये हमारे कान की जो आउटर रिम है इसको हम कहते हैं हेलिक्स। This is called helix, right? Now, the second thing, this the part who is going inner side, this is called crus of helix. Crus of helix. अभी मैंने आपको बताया. This is the crus of helix, the branch of the helix. Now, this is the ear apex. ये हमारे कान का ear apex है और we can tell it the point of liver yang, जिसे हम liver yang का point भी कह सकते हैं. Now, other than this, I told you this is the scaphoid fossa और the scaphoid gutter. ये कान के अंदर पाई जाने वाली scaphoid fossa है या scaphoid gutter है, and this is also called painkiller खाई और द पेन किलर डिच, राइट? तो हमने इतनी चीजें समझी हैं. देन आई टोल्ड यू हियर, सो लुक एट इन द अदर इमेज. देन वी हैव सीन हियर, दिस इज द डार्विन ट्यूबरकल और डीटी. दिस इज द डीटी और डार्विन ट्यूबरकल. इसे हम कहते हैं डीटी और डार्विन ट्यूबरकल. यहां पर एलिवेटेड पार्ट है. तो हमने देखा कि ये हमारा क्रस ऑफ हेलिक्स हो गया. दिस इज द क्रस ऑफ हेलिक्स. देन दिस इज द हेलिक्स. देन apex, ear apex. Then this is the scaphoid fossa. ये हमारे कान का scaphoid fossa है. हम इस सारी इमेज को देखेंगे बाद में. हम सारी इमेजेस को कान में देखेंगे, लाइव कान में. पर मुझे लगता है कि पहले हम एक बार 21 जॉन को कंप्लीट कर लेते हैं. Then we'll proceed and we'll see all the images in the ear. So all of you are clear with this. So we'll proceed now. सभी को बात समझ में आ गई? कर देंगे, थोड़ा सेट करना होगा. I will do that. Yeah. So now, so let's proceed now. अब हम बात करते हैं एंटी हेलिक्स की. So let's talk about the anti helix now, because we have to complete the 21 John of the year. So let's go ahead and see the anti-helix now. तो हमने बात कर ली हेलिक्स की, क्रस ऑफ हेलिक्स की, ट्यूबरकल या डार्विन ट्यूबरकल की, स्कैफोल्ड फोसा की और ईयर अपेक्स की. We have discussed this much. So these all are either the part of the helix or very deeply connected with the helix. या तो ये हेलिक्स के पार्ट हैं या हेलिक्स से कनेक्टेड हैं. अब हम बात करेंगे एंटी हेलिक्स की. Now let's talk about the anti helix. And when we talk about the anti helix, in the shortcut we are telling it AH, जिसे हम शॉर्टकट में AH भी कहते हैं. इसमें हम बात करेंगे 6, 7, 8 and 9 नंबर, इवन द 10 नंबर. तो अब हम इन 5 पार्ट की बात करेंगे विद द एंटी हेलिक्स, राइट?
So let's talk about the anti-helix first. So if we look at the ear, अगर हम कान को देखते हैं, so we can see this is the anti-helix. ये हमारे कान का anti-helix का part है. This is the anti-helix. This is the most solid part of ear. ये हमारे कान का सबसे ज्यादा सॉलिड और मजबूत पार्ट है. जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह से हमारे कान में की रीढ़ की हड्डी है. So this is like the bony part, not the bony made by cartilage, but this is the very solid and hard part of the ear, and we can consider this as a spine of the ear. हम इसे कान की स्पाइन बोल सकते हैं. तो जैसे अगर माँ के घर में जब बच्चा होता है, हमने कहा उसका सिर नीचे है, तो उस कंडीशन में हम पैरों को ऊपर मान लें तो आप देखेंगे कि एक पैर ये हो गया और ये हो जाती है पूरी की पूरी स्पाइन. दिस बिकम होल स्पाइन. सो द एंटी हेलिक्स इज रिसेंबलिंग विद द स्पाइन. तो एंटी हेलिक्स हमारी स्पाइन को रिसेंबल करती है. वी विल सी एंड लर्न इन द फ्यूचर each and every part of the spine over the anti-helix. हम anti-helix के ऊपर स्पाइन के एक एक पार्ट का अध्ययन करेंगे. सो अभी हम बात करते हैं. The first thing, this whole structure together is the anti-helix. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक साथ कहते हैं anti-helix. Now, if we further divide in the subdivision, अब इसको हम अगर सब डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं तो ये एक ऊपर का पार्ट हो गया. इसे हम बोल सकते हैं सुपीरियर एंटी-हेलिक्स क्रस. सुपीरियर का मतलब ऊपर, तो एंटी-हेलिक्स क्रस के ऊपर का पार्ट, और नीचे वाले को पार्ट को हम बोल सकते हैं इंफीरियर एंटी-हेलिक्स क्रस. नाउ इफ यू सी बोथ आर bifurcated at the point of lumbago. हमारे इस लंबेगो के पॉइंट से ही दोनों का बाइफर्केशन हो गया है. हमने आपको बताया था कि ये लंबेगो का पॉइंट है. लंबेगो का मतलब है कमर का पॉइंट है. तो कमर के पॉइंट से ही इन दोनों का बाइफर्केशन हो गया है. एक ऊपर चला गया तो हमने सुपीरियर बोल दिया, कि नीचे चला गया तो इंफीरियर बोल दिया. सो सुपीरियर एंड इंफीरियर गोइंग इन दिस वे. So there is a bifurcation of the anti-helix. Anti-helix दो भागों में फट गया, बट गया. अब जो नीचे पार्ट रह गया, the remaining lower part, this remaining lower part is also the part of anti-helix. So we are telling it lower anti-helix crus. इसे हमने बोल दिया lower anti-helix crus. तो एक हो गया सुपीरियर, एक सुपीरियर हो गया, एक इंफीरियर हो गया, और एक को हमने नाम दे दिया लोअर, क्योंकि ये नीचे है. ओके, तो इस तरह से वी हैव डिवाइडेड द एंटी-हेलिक्स इन 3 पार्ट्स. रिमेंबर दिस एंटी-हेलिक्स. व्हाई? बिकॉज एंटी-हेलिक्स इज रिसेंबलिंग स्पाइन एंड लेग्स. ये हमारी स्पाइन हो गई और नीचे वाले लेग हो गए. अभी आपको ये सब बाद में बताया जाएगा. ओके, सो दिस इज द एंटी-हेलिक्स. Like we see in the human body, spine is a very solid and hard structure. हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी एक बहुत ही सॉलिड और हार्ड स्ट्रक्चर होता है. ठीक उसी प्रकार से अगर हम हमारे कान में देखते हैं तो ये भी कार्टिलेजिनस पार्ट है, काफी हार्ड है, काफी सख्त है, कठोर है. So in this way, this is the 3 divisions of the anti-helix. Anti in the helix, in the short we are telling AH. शॉर्टकट में से हम AH बोलते हैं, राइट? तो रिमेंबर सुपीरियर इंफीरियर बाइफर्केशन. तो सुपीरियर और इंफीरियर दो पार्ट में बट गया, बाइफर्केट हो गया, और एक नीचे का रह गया यानी लोअर, राइट? तो इस तरह से हमने एंटी-हेलिक्स को 3 पार्ट में बांट दिया है. अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि सुपीरियर इंफीरियर जब 2 पार्ट में बटा तो क्या हुआ, बीच में एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया. इन द सेंटर देयर इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड
इनके कारण एक बीच में ट्रायंगुलर से स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, इसे हम कहते हैं ट्राइएंगुलर फोसा। जैसा दिखता है वैसा ही बोल देते हैं। सो वी आर टेलिंग इट ट्राइएंगुलर फोसा बिकॉज इट्स लुकिंग लाइक ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है इसलिए इसे ट्राइंगुलर फोसा कह दिया। इसे हम जेनाइटल फोसा भी कहते हैं। द अदर नेम ऑफ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जेनाइटल फोसा बिकॉज वी हैव ऑल द जेनाइटल पार्ट हियर। हमारे जितने भी जेनाइटल पार्ट होते हैं सब इधर होते हैं, जैसे कि ओवरी, जैसे कि टेस्टिस, जैसे कि यूटेरस, जैसे कि प्रोस्टेट। ये सारे के सारे जेनाइटल पार्ट यहाँ पर होते हैं। और हम जानते हैं कि जेनाइटल पार्ट यानी वीर्य, वीर्य में शक्ति होती है, ताकत होती है। तो यहाँ से हमें ताकत भी मिलती है, यहाँ से हमें ऊर्जा भी मिलती है। तो जैसे वीर्य जब ऊर्ध्वगामी होता है तो ताकत मिलती है, और जब अधोगामी होता है तो संतान उत्पत्ति में मदद करता है। सो वी कैन यूज द our jing, we can use our virya for the pleasure, worldly pleasure or the spiritual purpose. So this is the place which we can use to improve the jing, to improve the virya, as well as to remove all the genital problem. हम इस पार्ट के माध्यम से सारी जेनाइटल प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, आगे समझेंगे। तो अभी हमें सिर्फ इसका नाम समझना है। हमने इसका नाम समझा है ट्राइएंगुलर फोसा, टीएफ। टीएफ सारे शॉर्टकट नाम याद रखते जाइए तो आगे बड़ी सुविधा होगी। सो ट्राइएंगुलर फोसा और द टीएफ। लेट्स सी वन मोर टाइम हियर। एक बार मैं आपको इस इमेज में दिखा देता हूं। लेट्स सी नाउ, दिस इज द एंटी हेलिक्स। सो whole part together we can tell anti helix. और ये शॉर्टकट वी आर टेलिंग AH। इस पार्ट को हम एंटी हेलिक्स या AH कहते हैं। ये देखने में बाई जैसा लगता है, अगर कान में आप देखोगे तो ये कान का सबसे टफ और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। दिस इज अ वेरी हाई टफ एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। दिस इज कॉल्ड एंटी हेलिक्स। नाउ वी कैन फर्दर डिवाइड दिस एंटी हेलिक्स इन मेनी पार्ट्स। अब इस एंटी हेलिक्स को फर्दर बांट सकते हैं कई भागों में, जैसे कि हमने ये ऊपर बटा, ये ऊपर का जो भाग ऊपर की हो गया। सो वन पार्ट इज गोइंग दिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसे हमने कह दिया सुपीरियर। वन पार्ट इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी हैव टेल्ड इट इंफीरियर। तो एक भाग ऊपर जा रहा है उसे हमने सुपीरियर कह दिया, एक भाग नीचे जा रहा है उसे हमने इंफीरियर कह दिया, और एक भाग ये नीचे रह गया इसे हमने लोअर कह दिया, लोअर। तो ऊपर गया उसे ऊपर का भाग, नीचे चला गया उसे नीचे का भाग, और जो नीचे रह गया उसे लोअर कह दिया। नाउ जस्ट एड AH, सुपीरियर AH, इंफीरियर AH एंड लोअर AH, यानी सुपीरियर एंटी हेलिक्स, inferior antihelix and the lower antihelix. So we can divide this antihelix in three parts. Now, because of this antihelix, now we can see one triangular cavity here. This triangular cavity has formed automatically. ये जो ट्रायंगुलर कैविटी फॉर्म हुई है, इस ट्रायंगुलर कैविटी को कहते हैं ट्राइएंगुलर फोसा और TF, क्योंकि यह देखने में ट्राइएंगल शेप का दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्राइएंगुलर फोसा। ओके, सो इन दिस वे हमने देखा एंटी हेलिक्स के तीन पार्ट और एक ट्राइएंगुलर फोसा। सो नाउ this was the next division which we learned very properly. So we have seen antihelix, superior, inferior, lower antihelix and the triangular fossa. अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमने अभी तक 1 2 3 कितने पार्ट समझे हैं? एक मिनट, हमें टोटल 21 स्ट्रक्चर समझना है। 21 स्ट्रक्चर समझ के हमारी ये बेसिक एनाटॉमी ऑफ द ईयर कंप्लीट हो जाएगी। अपना काम करोगे नहीं। So let's see here. So we have covered helix. We have covered helix.
crus of helix. This is the crus. Then Darwin tubercle, scaphoid gutter. Then we have covered ear apex. Then we have covered antihelix. Antihelix means inner part. Superior, inferior, lower we have covered, and the triangular shaped fossa. तो हमने 10 पार्ट को कवर कर लिया. अब हमारे और 11 पार्ट बाकी हैं. तो चलिए अब हम देखते हैं एक बार. पहले हम crus of helix की बात करते हैं. Let's talk about the crus of helix. Look at here. So if this is the helix and this is the inner part, that is called crus of helix. इसे हम crus of helix कहते हैं, जो हमारे हेलिक्स की ब्रांच है. और इस हेलिक्स के कारण ये पूरी की पूरी जो नीचे की कैविटी है, ये 2 पार्टों में डिवाइड हो गई है. सो दिस कैविटी हैज बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. दिस अपर पार्ट and this is the lower part. So the name of this cavity is conch. Conch is like concha, conch or concha. So the name of this cavity is conch or concha. इस कैविटी को हम कॉन्च या कॉन्चा कहते हैं, पूरी कैविटी को. लेकिन क्रस ऑफ हेलिक्स ने से 2 भाग में बांट दिया है. एक हो गया अपर कॉन्चा या सुपीरियर कॉन्चा, और एक हो गया लोअर कॉन्चा या इंफीरियर कॉन्चा. राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस कैविटी, because of this crus of helix, this cavity has been divided in 2 parts. One part is called upper concha or the superior concha, upper concha or superior concha, और एक भाग कहलाता है लोअर concha और inferior concha. Right. So we have divided this cavity because of this one structure that is called crus of helix. Crus of helix, right? अब देखेंगे थोड़े से इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड नाम भी हैं, वो भी आपको याद हो ही जाएंगे. ऊपर वाले को कहते हैं सिम्बा. सिम्बा का मतलब सिम्बा. ऊपर वाले को सिम्बा कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं कैवम. कैवम. So if you remember, it's okay. If you don't remember, that also okay. ऊपर वाले भाग को सिम्बा कॉन्का कहते हैं, नीचे वाले भाग को कहते हैं कैवम कॉन्का. So let's see, look at this in the other image. एक बार मैं आपको फिर से ये अदर इमेज में दिखा देता हूँ. इन्हें शॉर्टकट में भी हम क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ. Let's see now. So look at in this image here. So we can see this is the crus. This is the crus of helix. Now, because of this crus of helix, this whole concha have been divided in 2 parts. Concha has been divided in 2 parts, upper part and the lower part. So the upper part is called superior concha, and the lower part is called inferior concha. Inferior concha. तो ऊपर के भाग को हम कहते हैं, ये पूरा ऊपर का भाग इसे हम कहेंगे सुपीरियर कॉन्चा, और ये पूरा नीचे का भाग है इसे हम कहेंगे इंफीरियर कॉन्चा. लेट्स सी वंस अगेन. तो ये जो भाग हुआ, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर कॉन्चा, और ये जो नीचे का भाग हुआ इसे हम कहेंगे इंफीरियर कॉन्चा. सुपीरियर कॉन्चा को कहते हैं सिम्बा. सिम्बा. सिम्बा कॉन्चा, और नीचे को बोलते हैं कैवम कॉन्चा. इट्स नॉट मैंडेटरी टू रिमेंबर दिस नेम. आप बस ऐसे और ऐसे याद रखिए. दैट्स ओके. सुपीरियर कॉन्चा एंड द इंफीरियर कॉन्चा, या फिर अपर कॉन्चा एंड द लोअर कॉन्चा. कॉन्चा का मतलब होता है कैविटी जिसमें रहा जा सके. जैसे कई जो नेचुरल बर्ड्स, कई सारे नेचुरल एनिमल्स रहते हैं, तो इसी तरह से इस पूरी कैविटी को 2 पार्ट में किसने बांट दिया? इस कॉन्चा ने से 2 पार्ट में बांट दिया, सुपीरियर कॉन्चा, इंफीरियर कॉन्चा. ओके.
So now this was the next division of the concha. Let's go ahead and see next. If you find any difficulty, put in the chat box. अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी लगती है, हाँ, कौनचा मतलब शंख, शंख में रहता है कौन? कौच। आयुर्वेद में भी हम क्या करते हैं? आयुर्वेद में भी हम उसे कौड़ी कहते हैं और उसकी मेडिसिन बनती है। So let's see now. So look at here. तो हमने अभी तक यहां तक की बात कर ली है, कौनचा तक की। अब हम बात करते हैं ट्रेगस की। ट्रेगस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रेगस, देखो कई लोग तो पुराने हैं, उनको सब पता होगा, लेकिन जो लोग नए होंगे उनको पहली बार में नाम कठिन लग सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा और तो आपको नाम याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेगस की। ट्रेगस तो पुराने हमारे बैच में कुछ स्टूडेंट्स ने याद रखने के लिए बड़ा अच्छा फॉर्मूला बनाया था। जैसे एक बंदूक होती है, बंदूक। सो दिस इज द रिवॉल्वर, दैट यू नो, दिस इज द रिवॉल्वर, राइट? In the revolver we have one, this is the trigger, we have trigger in the revolver. In the same way, in the ear we are having, this is like a trigger. तो इसे हम कान का फ्लैप भी बोलते हैं, फ्लैप ऑफ द ईयर, क्योंकि इसको आप ऐसे दबा दो तो कान बंद हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि कान का जो छेद है, अब कान के छेद को बंद करना है तो कैसे करोगे? इस फ्लैप को दबा दोगे तो कान का छेद बंद हो जाएगा। इसी फ्लैप को हम कहते हैं ट्रैगस। आप एक बार कान बंद करके देखिए, कैसे बंद करोगे? जरा बंद करिए ऐसे। सो वी आर प्रेसिंग द फ्लैप, ये फ्लैप ही है, इसी को हम ट्रैगस कहते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्यूपंक्चर में इसे इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। व्हेन समवन इज सफरिंग विद एनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, व्हेन समवन बिकम अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ एनी रीजन, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी रीजन से एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है तो हम इसी ईयर फ्लैप को दबाकर उसे कॉन्शियसनेस में लेके आते हैं। हम समझेंगे कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा बिंदु होता है जो अनकॉन्शियस पेशेंट को कॉन्शियसनेस में लेके आता है। सो इसी को हम कहते हैं ट्रैगस ऑफ द ईयर, इसे हम कहते हैं कान का ट्रैगस। अगर आप गौर से देखेंगे, इस ट्रैगस के ऊपर एक खांच है और इस ट्रैगस के नीचे भी एक खांच है। So if you go in the uppermost part of the tragus, you can see one notch. If you go in the lower part of the tragus, even you can see one notch. अब हम इन दोनों नॉच की बात करेंगे क्योंकि ट्रैगस के अगर आप ऊपर जाते हो तो भी आपको एक नॉच मिलेगी और ट्रैगस के अगर आप नीचे आते हो तो भी आपको एक नॉच मिलेगी। तो चलिए अब हम इन दोनों नॉच की बात करते हैं। लेट्स सी हियर। सो लुक इट हियर। तो सबसे पहले हमने ट्रैगस की बात करी, तो ये हमारा ट्रैगस हो गया, दिस इज द ट्रैगस। Now we are going in the uppermost part, we can see one notch here, this is the notch. And even we are going in the lower part, we can see one notch here, this is also the notch. Okay, so this is notch in the upper part, so we are telling it supra notch, supra tragic notch, because it is in the upper part. So we are telling it supra tragic notch. ये कान के अपर पार्ट में है तो इसे सुप्रा ट्रेजिक नॉच कहते हैं। और इसमें जो कान के नीचे के पार्ट में है उसे हम इंटर ट्रेजिक नॉच कहेंगे। उसका नाम इंटर ट्रेजिक क्यों है आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। इंटर ट्रेजिक नॉच, इन द शॉर्टकट वी टेल आईटी। आईटी तो एक तो हमारा सुप्रा ट्रेजिक नॉच हो गया और एक हमारा इंटर ट्रेजिक नॉच हो गया। यानी सिंपल भाषा में आप बात समझोगे तो ट्रैगस के ऊपर की नॉच हो गई और ट्रैगस के नीचे की नॉच हो गई, दो नॉच हो गई। देयर आर टू नॉचेस, वन नॉच इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैगस एंड वन नॉच इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रैगस। सो दीज आर द टू नॉचेस। और ये बड़ी गजब की नॉच है। ऊपर की नॉच
को दबाने से मोटापा कम होता है और नीचे की नोच को दबाने से हार्मोन बैलेंस होते हैं. So the upper notch is helping to reduce the obesity and the lower notch is helping to balance overweight. So look at, so this is the tragus. अगर हम बात करते हैं, ये हमारे कान का ट्रैगस है. This is the tragus. और इसके ऊपर की जो नॉच है, इसी को हम खांच को बोलते हैं सुप्रा ट्रेजिक नॉच. इसको दबाने से वजन कम होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा. सो दिस इज कॉल्ड सुप्रा ट्रेजिक नॉच. और ये नीचे की नॉच है, इसे हम कहते हैं इंटर ट्रेजिक नॉच. इंटरट्रेजिक नॉच. तो ये बात समझ में नहीं आती कि भाई इसको इंटरट्रेजिक क्यों कहते हैं. इंटरट्रेजिक का मतलब, इंटरट्रेजिक मतलब दो ट्रैगस के बीच में. इंटर का मतलब होता है कि दो के बीच में. इंटरट्रेजिक यानी एक ट्रैगस है यहाँ, एक ट्रैगस यहाँ, इसके बीच में होगा तो इंटरट्रेजिक नॉच कहेंगे. तो इसको ऐसा क्यों कहते हैं? व्हाई वी आर टेलिंग इट इंटरट्रेजिक नॉच? सो लेट्स सी. सो दिस इज द ट्रैगस. ये हमारा ट्रैगस है. आप देखेंगे कि जब हम एक मिरर होता है तो मिरर में उसके सामने वैसी इमेज बन जाती है. तो वैसे ट्रैगस को देखोगे तो ट्रैगस के सामने एक ऐसी इमेज जैसी बन जाती है. इसे भी हम एंटी ट्रैगस कहते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एंटी ट्रैगस. तो ये भी ट्रैगस और ये भी ट्रैगस, तो बीच की नॉच को बोलते हैं इंटर ट्रैगस, इंटरट्रेजिक नोच. अभी आपको इसे याद नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ ट्रैगस को याद रखना है और इसके नीचे की खांच को याद रखना है. और सिंपल भी याद रख सकते हैं कि ट्रैगस के ऊपर की खांच और ट्रैगस के नीचे की खांच. ट्रैगस के ऊपर की खांच मोटापा कम करती है और ट्रैगस के नीचे की खांच हार्मोन को बैलेंस करती है. सो वन notch is in the upper part of the tragus and one notch in the lower part of the tragus. Even you can remember this much. If you can remember this much, that also will be enough, because ultimately we have to create the results. हमें कुल मिलाकर रिजल्ट्स क्रिएट करना है. तो चलिए अब हम बात करते हैं कान के अगले पार्ट्स की. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर. तो हमने अभी तक कुल 16 समझ लिए हैं. हमारे कान के फ्रंट पार्ट में हमें सिर्फ 18 समझना है और 16 समझ लिए हैं. नाउ वी आर मूविंग अहेड. अब हम 16 बाकी है. एक बार 16 को फिर से हम बताते हैं. मैंने आपको बताया कि ये ट्रैगस है. दिस इज द ट्रैगस एंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रैगस देयर इज अ मिरर इमेज दैट इज कॉल्ड एंटी ट्रैगस. एंटी ट्रैगस. तो इधर भी ट्रैगस, इधर भी ट्रैगस, इसलिए इनके बीच की खांच को हम कहते हैं इंटरट्रेजिक नॉच. इंटरट्रेजिक नॉच. सो हमने ट्रैगस के साथ क्या क्या समझा? हमने ट्रैगस के साथ समझा एक तो ट्रैगस है, एक ऊपर की खांच है, एक नीचे की खांच है और इसके सामने एक उसके जैसा दिखने वाला प्रतिबिंब है, एंटी ट्रैगस. सो वी हैव सीन द ट्रैगस, वी हैव सीन द We have seen the tragus, we have seen the anti-tragus, we have seen two notches, right? So finally, now we'll see the lowermost part of the ear. अब हम कान के lowermost part की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं ear lobe. This is the ear lobe. इसे हम ear lobe कहते हैं, right? LO. In the shortcut we are telling LO. This is our 70 number. Now the 18 number is external auditory meatus. अगर इसे सामान्य भाषा में बोले तो कान का छेद. कान का छेद यानी meatus का मतलब होता है छेद. तो external auditory meatus का मतलब है कान का छेद. So the whole of the ear, we know we are having whole of the ear here inside. उसे हम कहते हैं external auditory meatus. Okay, so this was the external auditory meatus, right? So let's see these two structure in the ear.
then the anterior part will be completed, then we'll proceed for the posterior part. तो चलिए एक बार यहां देखिए, अब हम बात करते हैं, हमने बात की लूप्स की, तो देखिए, if you look at the image in this way, so this is the ear lobe, ये हमारे कान का lobe है, this is the lobe or the ear lobe, and finally if we see this is the whole of the ear, ये कान का छेद है, इसी को हम कहते हैं, this is called external auditory meatus, यानी सिंपल भाषा में कान का छेद। तो ये पार्ट आपको याद रखने होंगे, इसी को हम कहते हैं एनाटॉमी ऑफ ईयर, इसी को हमने कहा एनाटॉमी ऑफ द ईयर। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी ये बातें थी जो हमने समझी। अब चलिए हम कान के पीछे के जो सिंपल से 3 पार्ट हैं उनको भी समझ लेते हैं, तो हमारा बेसिक एनाटॉमी ऑफ द ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ताकि हम स्पेसिफिक एनाटॉमी पर प्रोसीड कर पाएंगे। सो लेट्स सी नाउ। सो लुक एट, अब हम कान के पीछे जा रहे हैं। सो फोकस ऑन दिस इमेज ओनली, इस इमेज की बात बाद में की जाएगी, अभी इसको भूल जाइए। सो फोकस इन दिस इमेज ओनली, राइट? सो एज पर दिस इमेज, नाउ वी हैव टू सी द रूट ऑफ द ऑरिकल, कान का रूट। तो रूट का मतलब क्या होता है? अगर आप अपने कान को खींचो और कान को समझो कि एक पेड़ जैसा, और कान को खींच दो तो यहां से कान खींचेगा, तो इसे कहते हैं कान का रूट। सो दिस इज कॉल्ड द रूट ऑफ द ईयर, बिकॉज व्हेन यू आर पुलिंग द ईयर you will feel the pulling sensation here, so it is called root of the auricle, इसे हम कहते हैं रूट ऑफ ऑरिकल। अब बात आती है कि हाइपरटेंशन ग्रुप, हाइपरटेंशन ग्रुप कहां होता है? तो आप कान में देख सकते हैं, we can look at the ear, this area is called hypertension group, इसकी बात बाद में की जाएगी। This area in the back side is called hypertension group, क्योंकि अपर पार्ट में हार्ट होगा, लोअर पार्ट में किडनी होगी, तो जब हाइपरटेंशन की बात आएगी तो हम अपर पार्ट की बात करेंगे, इसे हम हाइपरटेंशन ग्रुप कहते हैं। और फाइनली दिस होल रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ईयर, ये कान का पीछे का भाग। तो 3 ही भाग हैं इसमें, 3 ही भाग हैं। इसे मैं बस यहां पर आपको बता देता हूं क्विकली, जब ये पॉइंट्स की बात आएगी तो हम समझेंगे। कान को खींचा तो यहां से पुलिंग सेंसेशन होता है, इसे कहते हैं रूट ऑफ द ईयर। सो वी आर पुलिंग द ईयर, वी आर फीलिंग द पुलिंग सेंसेशन हियर, दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ द ईयर। देन वी कैन सी द ग्रुप इन द अपर पार्ट, वी आर हैविंग हाइपरटेंसिव ग्रुप, ऊपर के भाग में हाइपरटेंशन का ग्रुप होता है। Then we can see this whole remaining part is called posterior aspect of the ear, कान की posterior aspect है। तो हमने 3 पार्ट समझे, इस तरह से हमने 21 स्ट्रक्चर खत्म किए। आज का समय हो चुका है, इसलिए हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे अगली क्लास में, और कुछ पाल्पेशन विधि भी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम कान के माध्यम से डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। We can do the very wonderful diagnosis with the help of ear. So thank you so much everyone. So today we have completed the day 1. आज हमने अपना day 1 समाप्त किया, और अब हम मिलेंगे परसों। हमारी ये क्लास एक दिन छोड़कर होगी, तो आप सभी लोग इसी आईडी से परसों भी ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन द क्लास विद द सेम आईडी
on alternate day. Thank you so much. Closing the session now.